जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों तैयार हो जाओ क्योंकि आज का साइंस सेट आपके दिमाग का पूरा टेस्ट लेने वाला है। इस वीडियो में ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं जो आने वाली परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। अगर साइंस मजबूत करना है तो एक भी प्रश्न स्किप मत करना। चलिए बिना समय बर्बाद के शुरू करते हैं आज का धमाकेदार साइंस प्रैक्टिस सेट। जो भी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड है, आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है जो कोशिका विभाजन में सहायता करता है। आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है जो कोशिका विभाजन में सहायता करता है। इसमें आपको टॉप 20 क्वेश्चंस मिलेंगे। आपके 12 प्लस सही होने चाहिए। अगर 12 प्लस सही है तो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी है। चलिए देखते हैं पहले इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। हर क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग लिखने की कोशिश किया करिए। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, साइटोकाइनिन। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा साइटोकाइनिन। पौधों में पाया जाने वाला एक विकास हार्मोन है जो मुख्यतः कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है या जड़ में बनता है और पत्तियों व कलियों तक पहुंचकर वृद्धि को प्रोत्साहित करता है। बाकी विकल्पों की बात करें तो ऑक्सिन पौधों में लंबाई बढ़ाने और फोटोट्रांसमिट में सहायता करता है लेकिन कोशिका विभाजन में नहीं। अब्सिलिक एसिड की बात करें तो विकास अवरोधक हार्मोन है और गिबरेलिन की बात करें तो लंबाई बढ़ाने, बीज अंकुरण, फूल आने में सहायक है लेकिन कोशिका विभाजन में आ भी नहीं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है आधुनिक आवर्त सारणी में सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मकता वाला तत्व कौन सा है। आपसे पूछा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मकता वाला तत्व कौन सा है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्लोरीन। फ्लोरीन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। फ्लोरीन आवर्त सारणी का सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। इसकी विद्युत ऋणात्मकता लगभग 4.0 होती है या इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर सबसे अधिक आकर्षित करता है। सबसे अधिक विद्युत धनात्मक तत्व कौन सा, तो सबसे अधिक विद्युत धनात्मक तत्व भी याद रखिएगा सीजियम है। क्या है? सीजियम है। फ्लोरीन हैलोजन समूह का तत्व है तो ध्यान रखिएगा कि सबसे विद्युत ऋणात्मकता वाला तत्व जो है फ्लोरीन है और सबसे अधिक विद्युत धनात्मक वाला तत्व जो है सीजियम है। यह भी ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है किस रक्त समूह को सर्वदाता कहा जाता है जो किसी भी व्यक्ति को दिया जा सकता है। आपसे पूछा है कि किस रक्त समूह को सर्वदाता कहा जाता है जो किसी भी व्यक्ति को दिया जा सकता है। यूनिवर्सल डोनर किस ब्लड ग्रुप को कहते हैं, यह आपसे पूछा है। चलिए राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। बताइए क्या होगा। या सभी का यह क्वेश्चन राइट होना चाहिए, बहुत ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। बताइए क्या होगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, रक्त समूह ओ। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा रक्त समूह ओ। रक्त समूह ओ को सर्वदाता कहा जाता है, विशेष रूप से ओ यानी कि ओ निगेटिव रक्त समूह किसी भी रक्त समूह वाले व्यक्ति को दिया जा सकता है। इसमें ए और बी प्रकार के एंटीजन नहीं पाए जाते हैं। ए बी पॉजिटिव जो होता है, ए बी पॉजिटिव को जो है वो सर्वग्राही होता है। रक्त समूह की खोज किसने की थी? रक्त समूह की खोज जो की थी कार्ल लैंड स्टीनर ने की थी। आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है सिनेबार निम्नलिखित में से किस धातु का मुख्य प्राकृतिक अयस्क है। आपसे पूछा है कि सिनेबार जो है निम्नलिखित में से किस धातु का मुख्य प्राकृतिक अयस्क है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। बताइए किसका होगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, पारा का, मरकरी का। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर है। सिनेबार पारे का प्रमुख अयस्क है। इसका रासायनिक सूत्र जो होता है HGS होता है। HGS इसका रासायनिक सूत्र होता है। इसका रंग लाल होता है। इसका रंग जो होता है लाल होता है। बाकी विकल्पों की बात करें तो सीसा इसका मुख्य अयस्क गैलेना है। एल्युमिनियम इसका प्रमुख अयस्क बॉक्साइट है और तांबा इसका प्रमुख अयस्क कॉपर पाइराइट है। पारा समान ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु है। पारे का उपयोग थर्मामीटर में किया जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है पादप कोशिका की बाहरी दीवार यानी कोशिका भित्ति मुख्य रूप से किसकी बनी होती है। आपसे पूछा है कि पादप कोशिका की बाहरी दीवार यानी कोशिका भित्ति मुख्य रूप से किसकी बनी होती है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, सेल्यूलोज। सेल्यूलोज इस प्रश्न का राइट आंसर है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पादप कोशिका की कोशिका भित्ति मुख्यतः सेल्यूलोज से बनी होती है या कोशिका को मजबूती और सुरक्षा प्रदान करती है। कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है।
बाकी विकल्पों की बात करें तो काइटिन कोको की कोशिका भित्ति में पाया जाता है। सेल वॉल जो है निर्जीव होती है। सेल मेम्ब्रेन जीवित और अर्धपारगम्य होती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है मानव की लार में पाया जाने वाला टाइलिन एंजाइम भोजन के किस घटक का पाचन मुख्य से ही प्रारंभ कर देता है। आपसे पूछा है कि मानव की लार में पाया जाने वाला टाइलिन एंजाइम भोजन के किस घटक का पाचन मुख्य से ही प्रारंभ कर देता है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट का। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। टाइलिन एंजाइम को साइलेवरी एमाइलेज भी कहा जाता है, साइलेवरी एमाइलेज भी कहा जाता है। स्टार्च को माल्टोज शर्करा में बदलना शुरू करता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख से ही प्रारंभ हो जाता है। बाकी विकल्पों की बात करें तो प्रोटीन इसका पाचन पेट में पेप्सिन द्वारा शुरू होता है। वसा इसका मुख्य पाचन छोटी आंत से होता है। विटामिन इसका पाचन नहीं होता। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है यकृत, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी, तो सबसे बड़ी जो लार ग्रंथि वो पैरोटिड ग्रंथि है। पाचन की शुरुआत मुख से होता है, यह चीज ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है। आपसे पूछा है कि मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। त्वचा इस प्रश्न का राइट आंसर है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा है, या एक बाह्य अंग है और पूरे शरीर को ढकता है। औसत वयस्क में त्वचा का क्षेत्रफल लगभग 1.5 से 2 वर्ग मीटर और वजन लगभग 3 से 4 किलोग्राम होता है। त्वचा शरीर को संक्रमण, चोट, तापमान परिवर्तन से बचाती है और संवेदना अंग के रूप में भी कार्य करती है। बाकी विकल्पों की बात करें तो यकृत यह शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग है। फेफड़े या सबसे बड़ा श्वसन अंग है। मस्तिष्क या सबसे बड़ा तंत्रिका अंग है, लेकिन त्वचा से छोटा है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है पौधों में जल का ऊपर की ओर उठना मुख्यतः किस बल के कारण होता है। आपसे पूछा है कि पौधों में जल का ऊपर की ओर उठना मुख्यतः किस बल के कारण होता है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, वाष्पोत्सर्जन खिंचाव। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पौधों में जड़ों से पत्तियों तक जल का ऊपर उठना मुख्यतः वाष्पोत्सर्जन खिंचाव से होता है। जब पत्तियों से जल वाष्पित होता है तो पत्तियों में नकारात्मक दाब उत्पन्न होता है। यह खिंचाव जाइलम में जल स्तंभ की ऊपर की ओर खींचता है। यह सहसंजन आसंजन सिद्धांत पर आधारित है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है तत्व जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है परंतु परमाणु संख्या भिन्न होती है वह क्या कहलाते हैं। आपसे पूछा कि तत्व जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है परंतु परमाणु संख्या भिन्न होती है क्या कहलाते हैं। बताइए क्या होगा राइट आंसर। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, आइसोबार। आइसोबार इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइसोबार वह परमाणु होते हैं जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है लेकिन उनकी परमाणु संख्या अलग होती है। दोनों की जैसे ऑप्शन अगर आपको बता दो 18 AR 40 आर्गन जो होगा, और जो बताएं 20 कैल्शियम 40, दोनों की द्रव्यमान संख्या 40 है पर परमाणु संख्या अलग है। 18 और 20 है। आर्गन का देखिए 18 है और कैल्शियम का 20 है, परंतु जो द्रव्यमान संख्या है वो दोनों का बराबर है, 40-40 है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है पीएच स्केल की खोज किसने की थी। आपसे पूछा है कि पीएच स्केल की खोज किसने की थी। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, सोरेन पीटर लॉरिसन इस प्रश्न का राइट आंसर है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पीएच स्केल की खोज डेनमार्क के वैज्ञानिक सोरेन पीटर लॉरिसन ने की थी। उन्होंने यह खोज 1909 में की थी। पीएच स्केल होता क्या है। तो पीएच का अर्थ होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, या किसी घोल की अम्लता या क्षारीयता को मापने का पैमाना है। इसका मान 0 से 14 के बीच होता है। अगर पीएच का मान 7 से कम है तो अम्लीय होगा वह, 7 से अधिक होगा तो तटस्थ होगा। अगर 7 होगा तो तटस्थ होगा और 7 से अधिक होगा वह घोल तो क्षारीय होगा। 7 से कम तो अम्लीय, 7 तो तटस्थ यानी कि न्यूट्रल, और 7 से अधिक होगा तो क्षारीय होगा वह घोल। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे।
अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है वस्तु को अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र पर रखे जाने पर निर्मित प्रतिबिंब कैसा होता है। आपसे पूछा है कि वस्तु को अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र पर रखे जाने पर निर्मित प्रतिबिंब कैसा होता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वास्तविक और उल्टा होता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। जब कोई वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखी जाती है तो उसके द्वारा बना प्रतिबिंब स्थान जो होगा वक्रता केंद्र पर ही बनता है। प्रकृति वास्तविक और उल्टा होता है। आकार वस्तु के बराबर, अवतल दर्पण द्वारा वक्रता केंद्र पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक उल्टा और समान आकार का बनता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है अस्थि मज्जा में रुधिर कणिकाओं के निर्माण को क्या कहा जाता है। आपसे पूछा है कि अस्थि मज्जा में रुधिर कणिकाओं के निर्माण को क्या कहा जाता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, हेमेटोपाइसिस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर है। हेमेटोपाइसिस एक जैविक प्रक्रिया है जिसमें अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो में लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी, श्वेत रक्त कणिकाएं डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स बनती है। यह प्रक्रिया जीवन भर चलती रहती है और शरीर की रक्त आवश्यकताओं को पूरी करती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है स्वस्थ मानव शरीर के रक्त का औसत पीएच मान कितना होता है और इसकी प्रकृति क्या होती है। आपसे पूछा है कि स्वस्थ मानव शरीर के रक्त का औसत पीएच मान कितना होता है और इसकी प्रकृति क्या होती है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 7.4 यानी कि हल्का क्षारीय। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हल्का क्षारीय। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। स्वस्थ मानव रक्त का सामान्य पीएच लगभग 7.4 है। 7 से अधिक पीएच होने के कारण रक्त की प्रकृति हल्की क्षारीय होती है। रक्त का पीएच बहुत कम या अधिक होने पर शरीर में गंभीर समस्याएं हो सकती है। पीएच का पूरा नाम क्या है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन है। शुद्ध जल का पीएच कितना होता है, शुद्ध जल का पीएच जो होता है 7 होता है। 7 जो है शुद्ध जल का पीएच होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है कालाजार रोग किस परजीवी कारण होता है और इसका वाहक कौन सा कीट है। आपसे पूछा है कि कालाजार रोग जो होता है किस परजीवी कारण होता है और इसका वाहक कौन सा है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। लीशमानिया डोनोवानी जो है बालू मक्खी। कालाजार रोग जो है लीशमानिया डोनोवानी नामक प्रोटोजोआ परजीवी से होता है। इसका वाहक बालू मक्खी होती है। यह रोग मुख्यतः यकृत और प्लीहा को प्रभावित करता है। बाकी विकल्पों की बात करें तो प्लाज्मोडियम जो यह मलेरिया रोग का कारण है। ट्रिप्रोनोसोमा यह स्लीपिंग सिकनेस रोग उत्पन्न करता है। और जो दिया है एंडमीबा यानी कि घरेलू मक्खी या अमीबाइसिस यानी पेचिश का कारण बनता है। कालाजार को ब्लैक फीवर भी कहा जाता है। भारत में यह रोग मुख्यतः बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में अधिक पाया जाता है। मलेरिया का वाहक मादा एनफ्लीज मच्छर होता है, यह भी ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है आधुनिक आवर्त सारणी में हैलोजन समूह का वह एकमात्र तत्व कौन सा है जो कमरे के तापमान पर द्रवावस्था में रहता है। आपसे पूछा कि आधुनिक आवर्त सारणी में हैलोजन समूह कौन सा 17वां ग्रुप का वह एकमात्र तत्व कौन सा है जो कमरे के तापमान पर द्रवावस्था में रहता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्रोमीन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ब्रोमीन इस प्रश्न का राइट आंसर है। ब्रोमीन हैलोजन समूह का एकमात्र तत्व है जो कमरे के तापमान पर द्रवावस्था में पाया जाता है। इसका रंग लाल भूरा होता है। ब्रोमीन एक अधातु है। हैलोजन समूह को लवण उत्पादक तत्व कहा जाता है। हैलोजन समूह आवर्त सारणी ग्रुप 17 में स्थित है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है दिया सलाई यानी कि माचिस की डिब्बी पर रगड़ने वाली सतह को बनाने में किस तत्व का उपयोग किया जाता है। आपसे पूछा कि दिया सलाई यानी कि माचिस की डिब्बी पर रगड़ने वाली सतह को बनाने में किस तत्व का उपयोग किया जाता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। लाल फास्फोरस माचिस की डिब्बी की रगड़ने वाली सतह पर लाल फास्फोरस लगाया जाता है। लाल फास्फोरस अपेक्षाकृत सुरक्षित होता है, घर्षण के कारण या जलकर आग उत्पन्न करता है।
श्वेत फास्फोरस को पानी में रखा जाता है क्योंकि यह हवा में स्वयं जल सकता है। लाल फास्फोरस कम विषैला होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा किस विटामिन की कमी के कारण बच्चों की हड्डियां कमजोर हो जाती हैं और उन्हें रिकेटस नामक रोग हो सकता है। आपसे पूछा किस विटामिन की कमी के कारण बच्चों की हड्डियां कमजोर हो जाती हैं और उन्हें रिकेटस नामक रोग हो जाता है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, विटामिन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन डी शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस के अवशोषण में सहायता करता है। इसकी कमी से बच्चों की हड्डियां कमजोर और टेढ़ी हो जाती हैं। इस रोग को रिकेटस कहा जाता है। तो बच्चों में रिकेटस होता है तो बड़ों में ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग होता है। बाकी विकल्पों की बात करें तो विटामिन ए इसकी कमी से रतौंधी होता है, विटामिन बी इसकी कमी से बेरी बेरी रोग होता है, विटामिन सी इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। सूर्य का प्रकाश विटामिन डी का प्रमुख स्रोत है। विटामिन डी इंपॉर्टेंट विटामिन है, एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा एक हार्स पावर किसके बराबर होता है। आपसे पूछा कि एक हार्स पावर जो है किसके बराबर होता है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए 746 वाट। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। एक हार्स पावर बराबर 746 वाट होता है। यह शक्ति की एक इकाई है जिसे जेम्स वाट्स ने परिभाषित किया था। या इस विचार पर आधारित है कि एक घोड़ा एक सेकंड में लगभग 550 फुट पाउंड कार्य कर सकता है। एक हार्स पावर बराबर 746 वाट होता है। 1 किलो वाट में कितने वाट होते हैं, तो 1 किलो वाट में 1000 वाट होते हैं, यह भी ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है पुष्प का निम्नलिखित में से कौन सा भाग निषेचन के बाद फल में विकसित होता है। आपसे पूछा है कि पुष्प का निम्नलिखित में से कौन सा भाग निषेचन के बाद फल में विकसित होता है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है अंडाशय। अंडाशय इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पुष्प में निषेचन के बाद अंडाशय का विकास फल में होता है। वही अंडाशय के अंदर स्थित बीजांड का विकास बीज में होता है। पंखुड़ियों और अन्य पुष्पदल निषेचन के बाद सामान्यतः झड़ जाते हैं, अतः फल अंडाशय का परिपक्व रूप और बीज होता है, बीजांड का परिपक्व रूप होता है। बाकी विकल्पों की बात करें तो स्त्री केसर या पुष्प का पूरा स्त्री प्रजनन अंग है, फल नहीं बनता। बीजांड या बीज बदलता है, फल में नहीं। पंखुड़ी की बात करें तो यह केवल आकर्षण के लिए होती है, निषेचन के बाद गिर जाती हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है स्थिर तापमान पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, या गैसों का कौन सा नियम है। आपसे पूछा कि स्थिर तापमान पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, गैसों का कौन सा नियम है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बायल का नियम है। बायल का नियम इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बायल के नियम के अनुसार स्थिर तापमान पर गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात दाब बढ़ने पर आयतन घटता है। इसका गणितीय रूप जो होता है पीबी बराबर कांस्टेंट होता है। पीबी बराबर कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट होता है इसका, पीबी बराबर कांस्टेंट होता है। बायल का नियम गैसों के व्यवहार का मूल नियम है। यह नियम समतापी प्रक्रिया पर आधारित है। तो ये थे आपके टॉप 20 साइंस क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। रट लीजिएगा, बहुत ज्यादा यह प्रश्न पूछे जाते हैं। अभी तक जो भी क्वेश्चन हुए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुए, आपके एक भी क्वेश्चन उसमें गलत नहीं होने चाहिए। अगर एग्जाम में पूछेंगे मैक्सिमम क्वेश्चन आपके एग्जाम में वहां से पूछे जाएंगे। अब आज की वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो से प्रश्न है कि एक हार्स पावर किसके बराबर होता है। आपसे पूछा है कि एक हार्स पावर किसके बराबर होता है। इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।